हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, वर्क एनर्जी एंड पावर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर। ठीक है, ग्रेविटेशन। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। और दोस्तों, बहुत छोटा चैप्टर है, शायद एक क्लास में या मैक्सिमम 2 क्लासेस में ये आप लोगों का हो जाएगा। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, वर्क यानी कार्य क्या होता है। आप मुझे बताइए कार्य क्या होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर जब मैं पढ़ रहा हूं या खाना खा रहा हूं या पानी पी रहा हूं तो सर ये मैं एक प्रकार का काम ही तो कर रहा हूं। नहीं दोस्तों, फिजिक्स में वर्क की एक अलग ही डेफिनेशन है। क्या? जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बॉडी है और आपने इस पे फोर्स लगा के अगर इसको डिस्प्लेस कर दिया, अगर आपने इसको विस्थापित कर दिया, तब तो फिजिक्स में इसे वर्क बोला जाएगा, कार्य बोला जाएगा। अगर आप लोग कितना भी फोर्स लगा लो, अगर किसी बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हो तो मैं बोलूंगा कि आपने कोई वर्क नहीं किया है। जैसे दोस्तों ये दीवार है, मैं कितना भी दम लगा लूं, अगर दीवार को मैं हिला नहीं पा रहा हूं तो मैं फिजिक्स की भाषा में मैंने जो कार्य किया है वो जीरो है। आई बात समझ में? दोस्तों यस बोलिए। एक बार सभी कुछ कर लीजिए स्टार्ट, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो। ठीक है, चलिए आ जाओ। चलिए सब रीस्टार्ट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रहा है तो आ जाओ। तो वर्क बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए मैं इस ट्रॉली पे फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूं और ये यहां से थोड़ा आगे जा रही है क्या, तो मैं बोलूंगा कि मेरे द्वारा वर्क किया गया है, कार्य किया गया है। अगर ये मैं ट्रॉली पे फोर्स लगाता और अगर विकास विकास ये बफरिंग हो रही की चेक करना, बफरिंग हो रही की चेक करना। ठीक है, चलिए। है ना, तो बेसिकली मैं कार्य को क्या बोल सकता हूं, तो वर्क बेसिकली एक अमाउंट ऑफ, है ना, बेसिकली एनर्जी आप लोग बोल सकते हो जो जरूरत है किसी वस्तु को मूव करवाने में, किसी वस्तु को विस्थापित करने में जो एनर्जी आप लोगों को चाहिए वो क्या है, उसे ही आप लोग वर्क बोलोगे। चलिए अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यदि कोई बल किसी को विस्थापित करने में सक्षम हो, आपने फोर्स लगाया और अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी मैं बोलूंगा कि आपके द्वारा कार्य हुआ, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा। जैसे ये वस्तु है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं और अगर ये हिल रही है तभी मैं बोलूंगा कि भाई मेरे द्वारा कार्य हुआ है। देखो ध्यान से समझो, ये कोई वस्तु है, आप कितना भी फोर्स लगा लो, अगर ये डिस्प्लेस नहीं हो रही है, विस्थापित नहीं हो रही है, तो मैं बोलूंगा आपके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हुआ। और अगर आपने फोर्स लगाया, ज्यादा कुछ फोर्स लगाया और अगर ये डिस्प्लेस कर गई, तब मैं क्या बोलूंगा कि आपके द्वारा वर्क हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? तो वर्क की कंडीशन क्या है, कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। चाहे अगर आपने चिन्ना सा ही फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो मैं बोल दूंगा कि भाई आपने कार्य किया है। बात आ गई समझ में? बिल्कुल सर, आ गई। अब सर मुझे ये बताइए कि जैसे कोई वस्तु है ना, जैसे ये कोई वस्तु है, इस पे लगाया आपने कुछ फोर्स, ठीक है, और इसका कुछ क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लेते हैं दोस्तों वस्तु यहां थी, कहां पर आ गई सर, यहां पर आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लेते हैं डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, या कितना वर्क हुआ ये मैं कैसे बताऊं दोस्तों, जितना फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो वर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या हो गया, कितना फोर्स लगाया कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स की यूनिट है दोस्तों न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, तो वर्क की यूनिट हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर, और इसे ही आप लोग जूल के नाम से भी जानते हैं, है ना। अभी और समझते हैं, टेंशन मत लीजिए, आ जाओ। जैसे अभी मैंने बताया, अगर आप लोग किसी बॉडी पे लगा रहे हैं फोर्स F और इसकी वजह से वस्तु यहां से यहां पर आ गई, जगह आ गई, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, हम लोग मान लेते हैं दोस्तों डी डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या एक सदिश राशि है क्या? बिल्कुल सर। यानी डिस्प्लेसमेंट की कोई डायरेक्शन भी होती है क्या? बिल्कुल। तो जिस दिशा में फोर्स लगाया उसी दिशा में क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस वाले केस में। तो जिस डायरेक्शन में आप लोग फोर्स लगा रहे हो, अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है,
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आ गई बात समझ में? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं वर्क की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर। तो आप लोग बोलोगे वर्क का ऐसा मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, और इसे ही आप लोग क्या बोलोगे, जूल बोलोगे। क्लियर है क्या? तो इसकी जो यूनिट होगी वर्क की, जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, जूल होगी। बात क्लियर है क्या? ठीक है। और जूल किसके बराबर है, मैंने अभी आपको बताया न्यूटन इंटू मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? मैंने क्या बोला, वर्क एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे आपने अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगा के उसको हिला दिया, तो मतलब मैं बोलूंगा ना कि आपने वर्क किया है, तो आप वर्क तभी तो कर पाओगे जब जब आपके पास में एनर्जी है, या जब आप लोग वर्क कर रहे हो तो क्या कुछ एनर्जी खर्च हो रही है क्या? तो जो वर्क है वो एक प्रकार की क्या है, एनर्जी ही है। और एनर्जी एक अदिश राशि, एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मैं बोलूं आपके पास में 100 जूल एनर्जी है, तो ऐसे थोड़ी 100 जूल की दिशा में, इस दिशा में या इस दिशा में, तो जो वर्क भी होगा वो भी एक अदिश राशि होगी। ध्यान आप लोग रखिए, ठीक है। आइए, ठीक है। तो एनर्जी की तरह वर्क भी, कार्य भी क्या है, एक अदिश राशि है, और इसका भी ऐसा ही मात्रक जूल होगा, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है। तो जैसे फोर्स, वेलोसिटी, जैसे ये तो वेक्टर क्वांटिटी, एक सदिश राशि है, तो इनके तरह नहीं, अनलाइक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल और वेग के बिल्कुल इनकी जैसे नहीं, बिल्कुल इनके जैसे फोर्स में और वेलोसिटी में तो दोस्तों आपको पता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इनमें तो आप लोगों को डायरेक्शन में मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी मिलेगा, लेकिन वर्क में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है। आप लोग सिंपल ये बोलोगे 10 जूल कार्य हुआ है, 50 जूल कार्य हुआ है। समझ में आ गई बात को? बिल्कुल सर, आ गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे, बेसिकली मैं आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। क्या, देखो वर्क क्या होता है आप लोगों का, सर वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बात सही है क्या? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कार्य का सीजीएस मात्रक बताओ, तो आप लोगों को पता है फोर्स का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, और विस्थापन का सीजीएस मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। तो आप लोग बोलोगे कि वर्क का सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर। और दोस्तों इसे ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या, अर्ग नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अर्ग नाम से भी। और आपने अभी मुझे बताया न्यूटन इंटू मीटर, ये किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। बात क्लियर है क्या दोस्तों? अब अगर मैं पूछूं अर्ग में और जूल में क्या संबंध है, तो आपको पता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आप लोगों का जूल। अब मुझे बताया डाइन इंटू सेंटीमीटर, ये किसके बराबर है, डाइन इंटू सेंटीमीटर अर्ग के बराबर है। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 7। तो 10 की पावर 7 अर्ग हो गया टोटल, किसके बराबर, जूल के बराबर। तो 1 जूल में टोटल कितना अर्ग होता है, इतना अर्ग होता है। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे समझे। बिल्कुल दोस्तों, क्या जरूरी है क्या जीवन में, जैसे मान लीजिए सरफेस है, इस पे कोई बॉडी रखी है, ठीक है, आपने दोस्तों फोर्स लगाया ऐसे, और बॉडी भी यहां से यहां पर आ गई, मतलब इस जगह आ गई, मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, ये है। क्या हमेशा जरूरी है क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होगी? मतलब फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में एंगल हमेशा 0 होगा? क्या ये जरूरी है क्या? क्या ये जरूरी है क्या? एक कॉमन सेंस लगा के बताओ। चलिए मैं आपको बताता हूं, आप ऐसे समझोगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं सर ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे? जैसे दोस्तों ये एक सरफेस है ना, थोड़ा डायग्राम टेढ़ा सा बना है, देखो, ठीक है, ये एक क्या है, इसके ऊपर गाड़ी है, इसके ये पहिए, ठीक है। अब एक एक चीज मुझे बताओ, एक कॉमन सेंस लगाओ दोस्तों, मैंने इससे कुछ धागा बांध दिया, रस्सी बांध दिया, और मैं इसको खींच रहा हूं, मैं इसको खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, है ना, ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, मतलब फोर्स की डायरेक्शन ये है। क्या दोस्तों ये आगे चलेगी क्या, मुझे बताओ? क्या जो गाड़ी होगी वो तो ऐसे ही चलेगी ना, गाड़ी जो होगी वो तो ऐसे ही चलेगी ना, ऐसे ही चलेगी ना, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, जो इसका विस्थापन होगा, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। बोलो हाँ या ना।
बोलो हाँ या ना। बताओ दोस्तों, बात सही है ना। और अगर इस केस में आप लोग ध्यान से देखोगे तो सर फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की डायरेक्शन ये है, यानी इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। बताओ। तो सर आपने तो बताया था वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और आपने यह भी बताया था यह फॉर्मूला कब लगाना है, जब लगाया गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो। तो सर यहां पर क्या मैं वो फॉर्मूला लगा सकता हूं, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट? नहीं सर, वो फॉर्मूला आप लोग नहीं लगा सकते, है ना। तो मैं यही लिख रखा हूं कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान नहीं हो तब कैसे, जैसे मान लो यहां पर कुछ रखा हुआ है ना, ये लोहे का ये रखा हुआ है, आपको पता है शिप वाले लगाते हैं, ये कोई है ना छोटी सी कोई नाव वगैरह होती है, जब वो रात को जब नदी के किनारे खड़े करते हैं ना, तो वो रस्सी के एंड में ये लगाते हैं और उसको मिट्टी में फंसा जाता है। क्लियर है क्या। अब जैसे मान लो मैं इसको मैं एक रस्सी के माध्यम से ऐसे खींच रहा हूं, है ना, रस्सी लाके ऐसे लेके जा रहा हूं, ऐसे लेके जा रहा हूं, तो यार ये जो वस्तु है ये तो ऐसे ही आएगी ना। ठीक है, समझ रहे हो कि मैं रस्सी से ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं, तो यार ये तो ऐसे ही आएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो ये है, आपने जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन है ये। यानी यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में क्या बन रहा, कुछ एंगल है। ये रही फोर्स की दिशा, ये रही डिस्प्लेसमेंट की दिशा। तो जब भी आप लोगों का इस प्रकार का कुछ डायरेक्शन बने तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से समझो। वर्क का फॉर्मूला होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, इन दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल। दोनों दोस्तों, जब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी जब उस डायरेक्शन में हो, तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। कॉस 0 का मान 1, तो वर्क का फॉर्मूला अपने आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बताओ। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, बात आ रही है समझ में। अच्छा, अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ आप, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, बड़ा बड़ा एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब दोस्तों मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपने मैथ्स पढ़ी होगी, कॉस थीटा का मान क्या क्या हो सकता है। कॉस थीटा का मान नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो कुल मिला के मैं भी बोल सकता हूं कि वर्क का मान भी क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और 0 भी। बताओ बात क्लियर है क्या। सिलेबस कब खत्म होगा सर, दोस्तों जिस दिन सिलेबस खत्म होगा ना, अंशुल जी, अंशु सिंह जी पूछ रहे हैं सिलेबस कब खत्म होगा, जिस दिन सिलेबस खत्म होगा ना उस दिन दोस्तों आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो इधर ध्यान लगा लो आप, सिलेबस हो जाएगा खत्म यार। देख लो आप चैप्टर देख लो कितने बचे हैं, हो जाएगा मुश्किल से 20 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा पूरा। आगे बात समझ में, अरे बात क्लियर है या नहीं है, बात क्लियर है या नहीं है, आ गई। अब सर आप बोल रहे हो वर्क का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो सर इसके एग्जांपल तो बताओ। आइए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। देखो देखो आइए इसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने क्या बोला कि ये एक सरफेस थी, इस पे एक कोई वस्तु थी, ये वस्तु थी 2 किलोग्राम की। तो अगर ये 2 किलोग्राम की वस्तु है तो नीचे की ओर इसका वेट कितना होगा, भार कितना होगा, m इंटू जी। m का मान है 2, गुरुत्वाकर्षण का मान है 10, यानी नीचे की ओर फोर्स कितना लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। बात आ गई समझ में, बात आ गई समझ में, ठीक है। दोस्तों आपने जो फोर्स लगाया ना इस पे, आपने फोर्स लगाया, कितना लगाया इस पे, आपने लगाया 100 न्यूटन, ठीक है, आपने लगाया 100 न्यूटन। तो ये जो 2 किलोग्राम की वस्तु है ना, वो यहां से यहां पर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया दोस्तों, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से जब यहां पर है, इसका विस्थापन कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मान लेते हैं 4 मीटर विस्थापित हो गई ये वस्तु, यहां से यहां पर आ गई, ठीक है, ठीक है। दोस्तों हम ये मान के चल रहे हैं सरफेस और बॉडी बिल्कुल स्मूथ नहीं है, मतलब कुछ घर्षण बल भी लग रहा है। घर्षण बल क्या होता है, जो गति का विरोध करता है। तो दोस्तों जो घर्षण बल लग रहा है ना,
जिस दिशा में आप लोग गति करती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, वो गति को कम करने की कोशिश करता है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है जो लग रहा है यहां पर घर्षण बल, वो कितना लग रहा है, मान लेते हैं दोस्तों 2 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है कि 100 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य बताओ। वर्क डन बाय 100 न्यूटन फोर्स, 100 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा ये बताना है आपको। ठीक है, दूसरा, इसके भार द्वारा या मैं बोलूं 20 न्यूटन द्वारा किया गया कार्य कितना है ये आप लोग बताइए। और तीसरा क्वेश्चन है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल कितना था, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा किया गया कार्य बताओ, तीनों बताओ। देखो प्लीज मेरी बात को आप लोग ध्यान से समझो, है ना, प्लीज सारा ध्यान इधर रखो, एक मैं करवा दो बाकी आप करना दूसरा और तीसरा। दोस्तों वर्क का फॉर्मूला ध्यान रखिए, आज से वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। आप तो ये सूत्र याद रख लो, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो थीटा का मान 0 हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है दोस्तों, आप कौन से बल के द्वारा वर्क निकालने जा रहे हो, 100 न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो मुझे बताइए, आप लोग देखना चाह रहे हो कि यार इस फोर्स की वजह से कितना कार्य हुआ है, तो फोर्स, कौन से फोर्स की वजह से आप लोग कार्य का मान निकालना चाह रहे हो, इसकी वजह से, तो यहां पर वैल्यू रखेंगे इसकी 100 न्यूटन। दोस्तों वस्तु का विस्थापन कितना हुआ सर, यहां पर थे, यहां से यहां पर आ गए, कितना विस्थापन हो गया, 4 मीटर हो गया। दोस्तों जिस फोर्स की वजह से आप लोग वर्क निकालना चाह रहे हो उस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में, कोई एंगल नहीं होगा, एंगल का मान होगा 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। यानी इस 100 न्यूटन के द्वारा कितना कार्य हुआ, 400, और वर्क का मात्रक होता है जूल। बात क्लियर है क्या, बताओ। गुरुजी एक बार पूछते थे रिवीजन के लिए हम दोबारा से वीडियो 2x पर देखे क्या। दोस्तों वीडियो मत देखो, आप वापस एक ही बार देखनी है आपको क्लास, जो आपने नोट्स बनाए ना उसको देख लिया करो, फिर भी उसमें कोई समझ में नहीं आए तब देखा करो आप वीडियो को। क्लियर है, आ जाओ। अब बात करते हैं ये 20 न्यूटन के द्वारा कितना कार्य होगा, मतलब बेसिकली इस भार के द्वारा कितना कार्य होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से कार्य का मान निकालना है, इस 20 न्यूटन की वजह से, तो फोर्स की वैल्यू रखो 20। दोस्तों इस वस्तु का विस्थापन कितना हुआ सर, ये यहां पर थे, यहां से यहां पर आ गए, कितना विस्थापन हो गया, 4 मीटर। ठीक है, किस फोर्स की वजह से आप लोग वर्क का मान निकालना चाह रहे हो, इस फोर्स की वजह से, तो इस फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, ये। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 है, और cos 90 का मान होता है 0, तो यानी वर्क का मान हो जाएगा 0 जूल। आ गया बात समझ में, आ गई बात समझ में। ठीक है, आ जाओ। ये एक बच्चा है विशाल शर्मा जी, सर और अच्छे से बताए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ध्यान लगाओगे तब आएगा ना समझ में, बाकी बच्चों से पूछो आ रहा है नहीं आ रहा, आप तो कमेंट पे ध्यान दे रहे हो, आएगा कहां से आपको। ठीक है, अब इस घर्षण बल जो लग रहा है ना आपका 2 न्यूटन का, इसकी वजह से कितना कार्य हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो लगाओ, वर्क का फॉर्मूला आपको पता ही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कौन से फोर्स की वजह से कार्य का मान निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, जिसका मान है 2। दोस्तों विस्थापन कितना हुआ इसका, सर ये यहां पर थी, यहां से यहां पर आ गई, कितना विस्थापन हुआ, 4 मीटर। अब कौन से फोर्स की वजह से आप लोग कार्य निकालना चाह रहे हो, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, जिसकी दिशा है ये। वस्तु का विस्थापन कहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180, और cos 180 का मान कितना होता है, -1। तो 2 गुना 4 गुना -1 कितना हो जाएगा आप लोगों का, -8 जूल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या, क्या ये सारी बात समझ में आ गई क्या, आई क्या। अब एक चीज मैं बताऊं आपको, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर थीटा का मान कितना आया था, 90 डिग्री आया था, है ना, और आपको पता है cos 90 का मान होता है 0। यहां पर थीटा का मान कितना था, 0 डिग्री था, आपको पता है cos 0 का मान होता है 1। क्लियर है दोस्तों। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या, यहां पर कार्य का मान आया है +400 जूल, यहां पर आया है 0 जूल, और यहां पर आया है -8 जूल।
क्या आपको पता है कि यहां पर नेगेटिव क्यों आया? क्या आपको पता है यहां पर जीरो क्यों आया? देखो, क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के आंसर जीरो आ रहा है, लेकिन क्यों आ रहा है, आइए बात को समझते हैं। दोस्तों, कार्य की परिभाषा क्या थी, पहले मुझे यह बताओ। मैं क्या बोल रहा था कि वर्क क्या होता है फिजिक्स में, कार्य क्या होता है। अगर आप लोग कोई फोर्स लगा के अगर किसी वस्तु को विस्थापित कर पा रहे हो तो मैं बोलूंगा आपके द्वारा कार्य हुआ है, अदरवाइज नहीं हुआ। ये बात मैंने आपको बताई थी या नहीं बताई थी? बताओ बताओ, ये बात बताई थी क्या? आप मुझे बताइए, क्या इस वस्तु को यहां से यहां पर विस्थापित करने में क्या 100 न्यूटन फोर्स का कोई योगदान है क्या? क्या 100 न्यूटन फोर्स का कोई योगदान है क्या? बिल्कुल सर, इसी का योगदान है। तो देखो, इसके द्वारा हम मानेंगे कार्य हुआ है 400 जूल। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, इस वस्तु को यहां से यहां पर लाने में क्या ये नीचे वाले बल का कोई योगदान है क्या? ये बल यहां पर लग रहा है, ये कैसे हेल्प कर सकता है वस्तु को यहां से यहां पर लाने में? यानी क्या इस वाले फोर्स का कोई योगदान है क्या ये वाला कार्य करने में? नहीं सर, तो इसलिए आंसर आ रहा है 0 जूल। आ गई बात समझ में? दोस्तों, आप मुझे बताइए, ये वस्तु जा रही है यहां से यहां पर, क्या इसमें कोई योगदान है क्या इस फ्रिक्शन फोर्स का? नहीं सर, इसका कोई योगदान नहीं है। ये तो नाटक और कर रहा है, इसको यहां से यहां पर ले जाने और नहीं दे रहा। इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य -8 जूल। यानी ये कार्य खा और रहा है, हमको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर ये नहीं होता ना, हो सकता है जल्दी आ जाता उधर, ये ज्यादा चल जाता। आ गई बात समझ में? इन तीनों के क्या मतलब है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। नेगेटिव वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हो। और शून्य कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। आई बात समझ में? आ जाओ। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, बताओ बताओ। अब इसमें है ना, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, हवाबाजी में मत करना। पॉजिटिव नेगेटिव डायग्राम बनाना फिर करना। अगर आप लोग ये क्वेश्चन गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप अच्छे से सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, सिलेक्शन लेने के लिए आप है ना रेडी नहीं हो, बस कुछ भी कर रहे हो। आप एक बार डायग्राम बनाओ, ध्यान से समझो, कोई बात नहीं, आराम से एक बार कॉपी में डायग्राम बनाओ, आपको आ जाएगा। देखो, जब एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा? बताओ। हाँ सुनील जी, नहीं पढ़ना, ठीक है, बताओ बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई एक पिंड है, कोई वस्तु है, आप इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो आपको फोर्स कहां पर लगाना पड़ेगा? ऊपर ही तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर फेंकना है। ठीक है, और ये वस्तु ऊपर जा रही है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये बताओ। मैंने अभी भी क्या बताया? जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है तो वर्क क्या होता है? पॉजिटिव होता है। गधे हैं गधे बच्चे जो जीरो आंसर लगा रहे हैं, गधे वो बोलते हैं ना उसको, गधा, वो है वो बच्चे। फिर बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। एक स्लाइड पहले मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन से पहले मैंने बोल दिया है दोस्तों, डायग्राम बना लो, टाइम ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जीरो। फिर बोलते हो सर गुस्सा क्यों? तो गुस्सा इसलिए होता हूं क्योंकि मुझे आपकी परवाह है। अगर मुझे आपकी परवाह नहीं होती तो आप क्वेश्चन बनाओ या नहीं बनाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुरा लगता है आपके लिए, पढ़ रहे हो, इतनी सालों बाद में भर्ती आई है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। पिछली स्लाइड पे मैंने बताया, फिर गलत कर रहे हो, इसलिए बुरा लगता है, गुस्सा आता है, क्योंकि आपसे प्यार है मेरे को, आपकी परवाह है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन में पूछा जाता, चलो ये क्वेश्चन तो कर लिया होगा आपने, आंसर आ गया पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में पूछा जाता कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना कार्य होगा? ग्रेविटेशनल, भाई एक वस्तु है, कोई अहम द्रव्यमान की वस्तु है, आप इसको ऊपर फेंक रहे हो। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कितना कार्य क्या होगा? पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, नेगेटिव होगा? बताओ। तो दोस्तों कोई वस्तु है, इस पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है? mg लगता है, जिसे आप लोग वेट भी बोलते हो, भार भी बोलते हो।
आप वस्तु को ऊपर फेंक रहे हो, यानी आप फोर्स कहां पर लगा रहे हो? सर मैं तो यहां पर लगा रहा हूं, ऊपर की दिशा में लगा रहा हूं। वस्तु कहां पर जा रही है सर? ऊपर की ओर जा रही है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य का मान क्या होगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है इधर, वस्तु जा रही है इधर, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और विस्थापन की दिशा के बीच में एंगल है 180 डिग्री, यानी वर्क होगा नेगेटिव, अगर आपसे पूछा गया गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप पिंड को ऊपर फेंक रहे हो तो कार्य कितना होगा, मतलब आपके द्वारा कितना कार्य होगा, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए नेक्स्ट। एक लड़का 2 मीटर के खिलौने के डिब्बे को 37 से 60 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन के बल से धकेलता है, लड़के द्वारा कार्य कितना होगा? दोस्तों आई एम रियली सॉरी, इस है ना, इसकी भाषा बिल्कुल गलत है, मतलब ना इसको छोड़ो आप, है ना, आगे भी करेंगे क्वेश्चन और कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो वर्क आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर सर मुझे बताइए, हमारा टॉपिक तो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। एनर्जी क्या है दोस्तों? अगर आपके पास में या मेरे पास में एनर्जी होगी तभी तो मैं किसी को धक्का लगा पाऊंगा, तभी तो मैं कार्य कर पाऊंगा। बताओ हाँ या ना, बताओ। सर जी पॉइंट क्लियर होने के बाद में स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए साइड हो जाया करो। ठीक है, हो जाएंगे। ठीक है, बताओ एनर्जी क्या है दोस्तों? अगर मेरे में एनर्जी होगी तभी तो मैं कार्य कर पाऊंगा। बोलूं हाँ या ना, बताओ हाँ या ना, बताओ। तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में क्या है? कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं। जैसे दोस्तों इस वस्तु को मैं उठा रहा हूं, यानी मैं कुछ वर्क कर रहा हूं, तो मेरे में दम है तभी तो मैं कर पा रहा हूं, अगर दम नहीं होता तो मैं नहीं कर पाता। बात आ गई समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, एनर्जी है ना हमेशा ट्रांसफर होती है। जैसे मान लो मेरे पास में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हो गई इसमें, क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गया। एनर्जी खत्म नहीं होती। आप सोचो सर आपकी एनर्जी खत्म हो गई, नहीं, मेरी जो एनर्जी है वो इसमें चली गई क्योंकि मैं इसको ऊपर ले गया। तो एनर्जी हमेशा ना ही आप लोग नष्ट कर सकते हो ना ही उत्पन्न कर सकते हो, उसकी एनर्जी मतलब उसकी फॉर्म चेंज होती है केवल। जैसे मान लो ये है, मैं इसको ऊपर ले गया, आप बोल रहे हो सर जब ऊपर हाइट पे जाना है इसके पास में एनर्जी है, तो देखो एनर्जी आ तो गई। अरे वो एनर्जी मैंने दी है यार। क्लियर है? चले आगे। क्लियर? इसे ही आप लोग ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हो। दोस्तों एनर्जी बहुत अलग अलग टाइप की होती है। जैसे दोस्तों आप लोग बल्ब जलाते हो, लाइट मिलती ना, लाइट, लाइट प्रकाश भी एक प्रकार की एनर्जी है। जब आप लोग लकड़ी जलाते हो तो उसमें उससे आपको हीट मिलती है क्या? थर्मल एनर्जी। तो हीट भी एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है, बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी। लेकिन हमको केवल, जैसे साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी है, लेकिन हमको केवल 2 टाइप की एनर्जी पढ़नी है। वो कौन सी है? एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, यानी एक है गतिज ऊर्जा और एक है स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है क्या? क्लियर है दोस्तों? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। सुनील मीना जी सर ऊपर फेंकने पर पिंड वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा ना? हाँ बिल्कुल, ऊपर जब फेंकोगे वापस आएगा पूरा, तब जीरो होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला गया था ऊपर आके नीचे आ गया आप कार्य का मान बताओ। वो तो बोला जब ऊपर फेंकोगे कार्य कितना होगा। उसने ये थोड़ी बोला ऊपर फेंक के नीचे आ गया पूरा। भाई आप ऊपर फेंकोगे तो ऊपर फेंकने में कुछ तो कार्य होगा ना आपके द्वारा, बताओ। चलिए दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होता है? देखिए नाम से समझ में आ रहा है गतिज ऊर्जा। दोस्तों अगर कोई गति कर रहा है तो क्या उसके पास में एनर्जी है या नहीं है? पहले मुझे बताओ, तभी तो वो गति कर रहा है। बेचारे के पास में एनर्जी नहीं होती तो वो गति कर पाता क्या? तो अगर कोई वस्तु गति कर रही है इसका मतलब उसके पास में एनर्जी है। उस एनर्जी को बोलोगे काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। जैसे मान लो कोई m मास की बॉडी है, अगर ये गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो जरूर इसके पास में कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। इस वेलोसिटी को भी मान लेता हूं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और काइनेटिक, अरे बेटा सुन लिया सत्तू गुर्जर गुर्जर सर जी, हर पॉइंट क्लियर करने के बाद स्क्रीन से 5 सेकंड के लिए साइड में होया करो। सुन लिया ना बात? अब इधर ध्यान दो।
फिर बोलते हो सर मुझे समझ नहीं आता, कमेंट में तो आप ध्यान देते हो, पढ़ाई करते नहीं हो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। और जो काइनेटिक एनर्जी होगी, चाहे पोटेंशियल एनर्जी होगी, चाहे कोई सी भी एनर्जी होगी, उन सबकी यूनिट क्या है, जूल है, तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा ये हाफ एम वी स्क्वायर आया कैसे, बस रट लिया? देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, ये कोई अहम द्रव्यमान की वस्तु है, ये अभी थी रेस्ट में, इसका प्रारंभिक वेग था 0, आपने लगाया इस पे कुछ फोर्स, आपने इस पे कुछ फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से हम देखते हैं इसके पास में क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, v वेलोसिटी आ गई। और जब इसकी वेलोसिटी u से v आई, तो इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो मान लेते हैं d डिस्प्लेसमेंट हुआ। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बोलूं इस जगह काइनेटिक एनर्जी कितनी है, आप फॉर्मूला लगा दोगे, मास तो एम है ही, आप लोग बोल दोगे हाफ एम स्क्वायर, लेकिन वो आया कैसे, वो समझो मेरी बात को। देखिए दोस्तों, आप लोग मुझे बताओ वर्क क्या होता है, वर्क होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बात सही है या नहीं है, बताओ बताओ, बात सही है या नहीं है? तो फोर्स को क्या मैं लिख सकता हूं क्या, मास इंटू एक्सलरेशन, क्या लिख सकता हूं क्या, बताओ क्या लिख सकता हूं क्या, क्या लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। मान लेते दोस्तों यहां 0 से v वेग होने में t समय लगा, ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, 0 से v हो गई, चेंज कितना गया, v का चेंज आ गया, कितने टाइम में है, t चेंज का है, इंटू ये। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, कुछ गलती तो नहीं कर दी मैंने? दोस्तों कुछ गलती करी क्या, देखो मैं बेसिकली सूत्र निकालने जा रहा हूं कैसे आया है। कहीं कुछ गलती करी है अपन ने? बताओ। वेलोसिटी देखो सर, वापस करते हैं एक बार, रुको। देखो तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ये, कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 0 से v चेंज हो गया, वेलोसिटी में चेंज आया v, कितने टाइम में आया, t टाइम में आया। क्लियर है क्या, इंटू डी। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां से यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड देखो, एस बराबर आप लोग जानते हो यूटी बराबर हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यहां से यहां पर डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रारंभिक वेग था 0, 1/2 एक्सलेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, यहां से ऐसे लो, मेरी बात सुनो, एक्सलेशन की जगह आ जाएगा 2d/t², तो m इंटू 2d/t² इंटू डी। और डिस्प्लेस, और सुनो, ये m इंटू 2, ये आ गया d²/t²। कुछ गलती कर रहा हूं मैं?
ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं इसका वो निकाल रहा था कैसे आता है ये, शायद मैं कुछ स्टेप में गड़बड़ कर रहा हूं, कोई बात नहीं, आप तो है ना, मतलब ध्यान रखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। और बेसिकली होता क्या है, ये हाफ एम वी स्क्वायर आता कहां से, मैं वो प्रूफ कर रहा था, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जब भी आप लोग किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो आप बेसिकली कुछ वर्क कर रहे हो ना, तो वो वर्क ही किस वर्क दे रहे हो, वर्क क्या है प्रकार की एनर्जी, तो वो ही आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे एएलपी सीबीटी 2 में, देखिए इसका आंसर बताएंगे। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु 10 मीटर पर सेकंड वेग के साथ चल रही है, है ना। ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, किस वेग से जा रही है, इसकी वेलोसिटी है सर 10 मीटर पर सेकंड, तो इसकी गतिज ऊर्जा आपको बतानी है। देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1/2 मास की वैल्यू है 1, वेलोसिटी की वैल्यू 10 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, तो 50 जूल एनर्जी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है क्या, चलिए आगे। ओके, आ जाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी की, स्थितिज ऊर्जा की। दोस्तों, ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, देखिए आपने आज तक हमेशा सुना है कि सर कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु है, इसको जब हम लोग एच हाइट पे लेके जाते हैं ना यहां पर, तो उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी आती जाती है, स्थितिज ऊर्जा जाती है, जिसका फॉर्मूला है mgh। बात सही है क्या, यानी जब उस वस्तु की स्थिति यहां पर थी उसके पास में कोई एनर्जी नहीं थी, इसकी जब स्थिति चेंज करी आपने यहां पर लेके गए तो उसमें क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी बॉडी की पोजीशन के कारण, उसकी स्थिति के कारण जो उसमें एनर्जी होती है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। आई बात समझ में। सर एडवांस लेवल का नहीं पढ़ाते हैं, विशाल कुमार जी बोल रहे हैं। तो विशाल कुमार जी, जब बेटा आपको एडवांस लेवल पढ़ना था तो जेई नीट, ये जेई मेन, जेई एडवांस ये देते ना, इधर क्या कर रहे हो है बेटा। और एडवांस लेवल पढ़ना है तो क्लास में आ जाना, ऐसा पढ़ा दूंगा मिलके, ठीक है। तो आपके जो एग्जाम में जो चाहिए वो पढ़ा रहा हूं, मोर देन सफिशिएंट पढ़ा रहा हूं, जब जब अपने आपको टीचर मत समझो, ठीक है। या जो 2 4 बच्चे आते हैं ना, कितने सिलेक्शन ले ली तुमने पिछले 10 साल में, ले ली होंगे 12 14 सिलेक्शन। यही तो बच्चे जिनका कुछ होता नहीं है, बस घूमते रहते हैं। आ जाओ, आ गई बात समझ में। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh होगी। लेकिन ये आता कहां से है, देखो दोस्तों, अब कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु है, आपको पता है उस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा ही लगेगा, जिसे आप लोग बोलते हैं इसका भार mg, मान लेते हैं इसकी वैल्यू है 40 न्यूटन। दोस्तों, अगर मैं इतना ही फोर्स ऊपर की ओर लगा दूं 40 न्यूटन, यानी mg फोर्स ही ऊपर लगा दूं, तो ये वस्तु जो होगी ना, ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी, वहीं पर रहेगी। बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। अगर आप चाहते हो फोर्स इस वस्तु को ऊपर और ले जाना, तो 40 न्यूटन से हल्का सा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, mg से हल्का सा ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, बताओ। मतलब 40.01 भी लगाओगे तो बॉडी ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, बताओ बात सही है नहीं है। तो अगर आप चाहते हो m द्रव्यमान की वस्तु को ऊपर की ओर ले जाना, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg प्लस कुछ, mg से कुछ लगाना पड़ेगा। मैं मानता हूं दोस्तों, इतना ही मान लो आप कि भाई mg लगा दो, हो जाएगा। तो आप अगर किसी वस्तु को h हाइट पे लेके जाना चाहते हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कितना फोर्स आप लगा रहे हो, mg, विस्थापन कितना हो रहा है, h, आप जो फोर्स लगा रहे हो जो और जो विस्थापन हो रहा है, दोनों के दिशा के बीच में एंगल कितना है, 0, और cos 0 का मान होता है 1, यानी कितना वर्क करा आपने, mgh। यानी किसी m द्रव्यमान की वस्तु को h हाइट पे ले जाने पे कितना कार्य करना पड़ रहा है, mgh। और वही, और आप बोल रहे हो h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh। इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु को जब आप लोग एच हाइट पे लेके जा रहे हो, आप बोल रहे हो सर उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई mgh, वो आई कहां से, क्योंकि इस वस्तु को ऊपर, नीचे से ऊपर ले जाने पे जो आपने वर्क किया, जो कार्य किया ना, जो वर्क किया, कार्य किया, वो ही उसकी एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। उसके पास में आई नहीं, बेसिकली आपने उसको वर्क दिया है, बेसिकली आपने उसको एनर्जी दी है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन करते हैं, ये भी आप लोगों का एलपी सीबीटी 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ। आराम से करो, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ सर, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई मार्क बताए, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन मत लो।
एच ऊंचाई पर एक 20 किलोग्राम वस्तु की स्थितिज ऊर्जा इतनी है, तो एच का मान बताना, वो हाइट बताना है। दोस्तों कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु जब जमीन से कुछ हाइट पर होती है, मान लेते हैं एच हाइट पर होती है, तो उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। ठीक है, तो एम जी एच की वैल्यू दे रखी है 600 जूल, तो आपको बताना है वो जमीन से कितनी हाइट पर है। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, जी की वैल्यू दी गई है 10, आपको वो हाइट निकालनी है, ये किसके बराबर है 600 जूल के। तो हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600 बट्टे 200, और जब आप लोग काटोगे तो आंसर आ जाएगा 3, और मात्रक क्या होता है हाइट का, मीटर होता है, तो 3 मीटर की वो हाइट पर है। ठीक है, अगली बात समझ में, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। 1 किलोग्राम वस्तु को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा, बताइए जल्दी से बताओ। तो देखिए दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा आज से, जब भी कोई एम किलोग्राम की कोई वस्तु होगी, जब वो जमीन से आप लोग उसको एच ऊंचाई तक उठाते हो, तो उसके पास में कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, एम जी एच। यानी आप उसको, अब वो एनर्जी आई कहां से, क्योंकि नीचे से ऊपर उठाने में आपने इतना ही कार्य करते हो, आप एमजीएच कार्य करते हो। तो आज से ध्यान रखोगे, कोई भी एम द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग एच ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते हो, तो उसके लिए कार्य कितना करना पड़ेगा, एमजीएच करना पड़ेगा। फॉर्मूला ध्यान रख लो, एम की वैल्यू है 1, जी की वैल्यू 9.8, कितने हाइट तक उठा रहे हो 9.8, तो कितना वर्क करना पड़ेगा 9.8 का होल स्क्वायर, इतने जूल। ठीक है दोस्तों, आज क्लास इतनी रखेंगे। आज एक्चुअली क्या, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, तो आज क्लास इतनी रखेंगे। थोड़ी सी तबीयत सी खराब सी लग रही है मेरे को आज, है ना, तो क्लास आज इतनी रखेंगे, है ना, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आज थोड़ी सी शॉर्ट क्लास रख रहा हूँ, थोड़ी सी दोस्तों तबीयत वो लग रही है। एक्चुअली कल था संडे, और कल मैं खेल लिया 4 से 7 क्रिकेट खेल लिया, तो बहुत धूप थी 4 से 6 के दौरान, तो मेरे को लगता है थोड़ी सी लू वगैरह का वो लग गया। ठीक है, तो ठीक है, कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मस्त होके पढ़ाई करो और अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।